बात होती है वहाँ पर लास्ट सीजन को छोड़ा गया। आरिसु और उसागी ने बॉर्डरलैंड को जीत लिया था, तो उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ की स्थायी नागरिकता को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उसागी मना कर देती है, जिसके कारण आरिसु भी मना कर देता है। लेकिन वही बांदा और यावा कहते हैं कि इतनी बेहतरीन जगह को कोई कैसे छोड़ सकता है। इसके अंदर डेफिनेटली बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना बाकी है। वो दोनों ही बॉर्डरलैंड को चुन लेते हैं। आरिसु को एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है जिसकी इंट्रोगेशन चल रही है। एक कोई पुलिस वाली इंट्रोगेशन नहीं है, बल्कि ये सभी उन लोगों से बातचीत करी जा रही है जो उस वक्त सीविया क्रॉसओवर के पास में थे, यानी जो उस मीटियोर का शिकार बने थे। आरिसु बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने बस आसमान में आतिशबाजी देखी। मैं और मेरे दोस्त एक बाथरूम में जाकर छुप गए थे, मगर हम बाहर आए तो मानो सब कुछ गायब हो चुका था। वहीं उससे पूछा जाता है कि आपको दिल का दौरा पड़ा था, तो आरिसु हाँ बोलता है, लेकिन इससे ज्यादा उसको कुछ भी याद नहीं था। और तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो सीधा आरिसु से पूछता है, जिस दौरान तुम बेहोश थे, क्या तुमने कोई सपना देखा था? अब ये सुन के आरिसु कंफ्यूज हो जाता है। सपना? वो कहता है हाँ, जिसमें तुमने गेम्स खेली हो। गेम्स? कैसे गेम्स? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यह रियूजी है जो आफ्टर लाइफ पर रिसर्च कर रहा है, जो इस वक्त इंट्रोगेशन ले रहा था और सपनों के बारे में पूछ रहा था। लेकिन उन सपनों के बारे में आरिसु को कुछ भी याद नहीं था। वो बार बार पूछने पर आरिसु कहता है कि मुझे बस एक सफर याद है, एक ऐसा सफर जिसमें वो किसी दूसरे देश गया था, लेकिन इस चीज का कोई भी लेना देना बॉर्डरलैंड से नहीं था। रियूजी को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वहीं दूसरी शख्सियत कहती है कि रियूजी थोड़ा आराम से काम करो, लेकिन रियूजी कहता है कि मैंने जितने लोगों से बात करी है उन सभी लोगों ने गेम्स का जिक्र किया है, लेकिन कोई और उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि शायद तुम ही इनके दिमाग में गेम्स की बात डाल रहे हो। वो कहता है कि इसने भी आतिशबाजी का जिक्र किया और दूसरे लोगों ने भी आतिशबाजी का जिक्र किया, लेकिन वो तब कहते हैं कि हो सकता है ये मेटियोर गिरा जिसके कारण हो। लेकिन इस वक्त रियूजी को यह तो कंफर्म हो गया था कि इन लोगों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। वो अपनी बुक्स उठा के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी शख्सियत रियूजी के बारे में कहती है, इंसान काफ़ी समझदार है, मगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है आफ्टर लाइफ पर रिसर्च कर, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान मौत और ज़िंदगी के बीच में जब जूझता है तो वहाँ चला जाता है। वहीं स्क्रीन पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा रो रही है। एहसान है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वहीं रियूजी आरिसु को कॉरिडोर में टकरा जाता है और उससे पूछने लगता है सारे इंट्रोगेशन के बारे में। वो आरिसु को कुछ ऐसा बोलता है जो सुन के आरिसु परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, सब यानी कुछ ऐसी बातें भी जो आम लोग विश्वास नहीं कर सकते। ये सुनकर आरिसु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आरिसु को कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ये क्या जानना चाहता है। वहीं हमें उसागी को दिखाया जाता है जो आरिसु का वेट कर रही थी। आरिसु उससे जाके पूछता है कि उसागी क्या तुम ठीक हो? रियूजी भी वहीं पे था तो वो रियूजी को बताते हैं कि इससे मेरी वाइफ है, लेकिन वहीं रियूजी को कुछ तो दिखता है उसकी आंखों में। वहीं रियूजी उसागी से पूछते हैं कि तुम भी उस हादसे का शिकार हुई थी ना, तो अगली बार अगर यहाँ पे आओ तो प्लीज मुझे अपना टाइम जरूर देना। वहीं अब आरिसु और उसागी घर की तरफ निकल जाते हैं। आरिसु कहता है काश हमारी यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी होती। वहीं उसागी कहती है कि ऐसे सपनों को बुलाया नहीं जा सकता, दिमाग से निकालना इन सबको बहुत मुश्किल है। वहीं बातचीत चल रही है, क्या तुम अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार हो? तो इस वक्त आरिसु जो है वो जॉब करता है और ये देखकर उसागी भी खुश हो जाती है कि अब तुम एक अच्छे पति बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आरिसु पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वहीं कैंपस के अंदर रियूजी दिखता है जो उसको ही देख रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वहीं रियूजी अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर वो रिकॉर्ड कर रहा है कि 10 लोगों ने उसको सेम बात कही है, वो अपनी ज़िंदगी में मरते मरते बचे हैं। एक खाली शहर, गेम्स, आतिशबाजी, इन सब चीज़ों का जिक्र उन लोगों ने अपनी बात में किया। तभी उनको एक रैंडम मेल आता है। उस मेल में लिखा हुआ था कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ये पढ़ते ही चीसी अपनी व्हीलचेयर से निकल जाता है। सुनसान गलियों के बीच होती है वो एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचता है। वहीं से क्रॉस ओवर का हमें सीन दिखाया जाता है। उस जगह को काफ़ी हद तक ठीक किया जा रहा था और आसपास की बिल्डिंग वापस बनने लग गई हैं। उस होटल के अंदर चीसी अकेला बैठा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम रियूजी हो? उस होटल के अंदर रियूजी अकेला बैठा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम रियूजी हो? लड़की उससे पूछती है, तो क्या तुम भी उस सेमिनार में जाना चाहते हो? तो रियूजी उसको कहता है कि हाँ, मैं उस सेमिनार में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो अगर तुम वहाँ मेरी सिफारिश कर दो तो मैं आसानी से पहुँच जाऊँगा। वो लड़की कहती है, क्या तुमने गेम्स खेली हैं? रियूजी ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। गेम्स? वो कहती हाँ,
वो गेम्स काफ़ी मज़ेदार थे और लड़की एक काम की बात ज़रूर बताती है। वो रियूजी को बताती है कि अगर आपको उस जगह तक पहुंचना है तो 1 हफ्ते के बाद आपको एक मेल आएगा। उसी मेल के अंदर उस जगह का एड्रेस लिखा होगा। समय बीतता जाता है और वो वक्त आ जाता है जब रियूजी को मेल आता है। उस मेल के अंदर वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था। तो रियूजी सुनसान गलियों से होती हुई उस बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। वो बिल्डिंग सारी बिल्डिंगों में काफ़ी अजीब थी, जहाँ हर बिल्डिंग में रोशनी थी। बस वही एक बिल्डिंग थी जहाँ पर लाइट नहीं थी। उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही रियूजी जाते हैं, लिफ्ट के ऊपर फ्लोर पे दरवाज़ा खुलता है। उसके सामने एरो बना था। एरो एक दूसरे एरो को लीड कर रहा था। वो एरो को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अकेले नहीं थे। वो मिलते हैं एक ग्रुप से। तभी वहाँ पर एक अंधेरे में से शख्सियत निकल के आती है। वो कहती है, आप सभी का स्वागत है। यानी वो कोई आम शख्सियत थी। रियूजी की तरह वो अनजान शख्सियत उन्हें कहती है कि प्लीज़ आप सभी यहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाइए। सभी सभी वहाँ कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मगर रियूजी उन कुर्सियों के पास ही अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। लेकिन वो शख्सियत कहती है, हर किसी को कुर्सी पर बैठना जरूरी है। रियूजी की हेल्प करने के लिए एक लेडी उसके पास आती है, लेकिन तभी उसको रोक दिया जाता है। वो कहते हैं कि एक बार चेयर सिलेक्ट कर ली तो आप यहाँ से उठ नहीं सकते। तब रियूजी बेचारा कोशिश करता है, अपनी व्हील चेयर से उठकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी शख्सियत कहती है कि अब गेम शुरू होने वाला है। लेकिन ये बात सुनते ही एक लेडी कहने लगती है, गेम, मैं तो यहाँ मौत को करीब से महसूस करने आई थी। वो कहते हैं कि इस सफर में भाग लेने के लिए एक गेम जीतना ही एकमात्र शर्त है। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि सफर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। रियूजी भी पूछता है कि कैसा सफर, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जाता। उनके सामने कार्ड रख दिए जाते हैं। वो कहते हैं, चलिए गेम शुरू करते हैं। टेबल पर रखे सभी कार्ड को सभी प्लेयर उठा लेते हैं। अगर उन कार्ड के अंदर कोई भी सेम पेयर है तो प्लीज़ आप उसे टेबल पर फेंक दीजिए। वो शख्स कहता है। एक लेडी के पास सेम पेयर थी तो वो टेबल पर कार्ड फेंक देती है। वो कहते हैं कि इस गेम के एंड में जिसके पास जोकर होगा वही इस गेम का विनर होगा। तो गेम की शुरुआत की जाती है। हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के पास से एक कार्ड लेना था। इस तरह गेम खेलते हुए रियूजी ही एक अकेला प्लेयर जिंदा बचा था। बाकी सब मारे गए थे। वहीं उसागी को कहीं रात में जंगल के अंदर दिखाया जाता है। तभी उसकी नज़र एक शख्सियत पर पड़ती है जो कि किसी पहाड़ के ऊपर खड़ा था। तभी उसागी पीछे से चिल्लाती है, पापा। वह शख्सियत उसको पीछे मुड़कर देखती है, मगर कुछ बोलती नहीं और एकदम उस पहाड़ से छलांग लगा देती है। ये देखकर उसागी चिल्लाती है और डर जाती है, लेकिन तभी उसकी आंख उसके बेड पर खुलती है। हमें ये भी पता था कि सीजन 1 में उसके पिता को मार दिया गया था। फिर आरिसु उससे पूछता है, उसागी, क्या तुम ठीक हो? उसागी कोई जवाब नहीं देती। आरिसु काफी परेशान हो जाता है। वहीं सुबह उसागी किसी पेपर वर्क पे साइन कर रही थी तो आरिसु ब्रश करती हुई बाहर आता है और कहता है कि हमें सोच लेना चाहिए एक बार अपार्टमेंट लेने से पहले। लेकिन उसागी कहती है कि हम उसके लिए पैसे बचाने होंगे, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे अपनी वेडिंग रिंग के ऊपर खत्म कर दिए थे। वो दोनों हंसी मजाक करते हैं और वहीं पर उसागी को पेन मिलता है। वो कहती है कि पेन बहुत अच्छा है। तो आरिसु कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया था, तुम्हें पसंद आए तो तुम इसे रख सकती हो। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जॉब पर निकल जाते हैं। वहीं पुलिस को मालूम पड़ता है कि पिछली रात एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। वो उसको मास सुसाइड का नाम देते हैं। वहीं उसागी पहुंच जाती है जहां काम करती है और पता चलता है वो एक शॉप में काम करती है जहां रोप क्लाइंबर्स अपने काम के लिए सामान लेते हैं। वहीं आरिसु जहाँ पर काम करता है वो एक काउंसलिंग सेंटर है। वो अपना पेपर वर्क कर रहा था, तभी एक नई क्लाइंट एंट्री होती है और वो एन थी। आरिसु एन को देखकर कहीं से भी शौक नहीं था, लेकिन जैसे ही एन आरिसु को देखती है मानो उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। आरिसु उसको रूम में ले जाता है। आरिसु उससे पूछता है कि आप कोल्ड ड्रिंक या चाय कुछ लेना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं लेती। जबकि वह जवाब देती है। वो कहती है, आरिसु, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन आरिसु को कुछ समझ नहीं आता। वहीं उसागी जब अपने काम से घर जा रही थी तो उसकी नज़र एक बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है। वो उस बिल्डिंग में चली जाती है। वहाँ लोग मरे हुए हैं, डेथ बॉडी बिखरी हुई है। ये जगह कोई और नहीं, वही जगह है जो बॉर्डरलैंड में द बीच के नाम से थी। यह कोई सपना नहीं था। एन उसको बताती है कि जिस जगह हम मिले थे वो जगह एग्जिट करती है, मगर इस दुनिया में नहीं। उस दुनिया में हमने गेम्स खेले हैं, हम मौत और ज़िंदगी से लड़े हैं। तुमने भी वहाँ पर गेम्स खेले हैं आरिसु, बस तुम्हें याद नहीं आ रहा। तुम्हारे पास वहाँ की याद होंगी, बस तुम्हें अपने दिमाग पर जोर देना होगा। लेकिन मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वह सारी चीज़ कर रही हूँ जिससे मैं उस जगह पर वापस जा सकूँ। मुझे एक रास्ता मिला है
जिससे मैं उस जगह पर जा सकती हूँ, और वह एक दवाई है, यह खास तरीके की दवाई है। लेकिन इससे पहले वो दवाई का जिक्र करती पीछे से दरवाजा खुलता है और वहाँ पर मैन डॉक्टर आ जाती है। वहीं आंखों के सामने ये सब देखकर उसके सर में दर्द होने लगता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। वो एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक अजीब सी फुटेज, जिसके अंदर यूजी को देख सकते हैं। वहीं आरिसु अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाता है। तभी उसको उसागी का फोन आता है। वो खुशी खुशी फोन उठाता है, पूछता है काम खत्म हो गया तुम्हारा, घर कब आ रही हो। लेकिन उससे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। आरिसु बार बार पूछता है उसागी, हेलो उसागी, लेकिन तभी उसको रोने की आवाज़ आती है। ये सुनकर आरिसु परेशान हो जाता है। वो बार बार पूछता है उसागी क्या हुआ, कहाँ हो तुम, ठीक हो उसागी। लेकिन उसागी कोई जवाब नहीं देती, वो बस रो रही थी। आरिसु को समझ में नहीं आ रहा था उसागी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसागी की आवाज़ आती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, और वो फ़ोन कट जाता है। ये सुन के आरिसु परेशान हो जाता है। वो वापस कॉल करता है, लेकिन अब कॉल नहीं लगता। उसागी रो रही है और कहती है आई एम सॉरी। हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है जहाँ वो एक छत पर खड़ी थी। तभी आरिसु भागते भागते जाता है और एक अपार्टमेंट के अंदर, वहाँ अपार्टमेंट उसागी और उसके पिता का था, लेकिन वह खाली था। पूरी रात आरिसु परेशान होते हुए निकाल देता है। अगले दिन आरिसु पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह सारी बातें उनको बताता है, लेकिन पुलिस उसको बताती है कि वो उस पर जांच कर रहे हैं। तभी अब आरिसु परेशान है और कहता है सर, वह काफी देर से किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन अब वह कहता है कि आरिसु हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, और वह लैपटॉप में कुछ फुटेज दिखाते हैं। तो उसागी के टाइम पे थोड़ी देर पहले थी। यूजी और उसागी उसी होटल लॉबी में बैठे हुए थे। पुलिस पूछती है तुम इस शख्सियत को जानती हो ना। तो आरिसु कहता है हाँ, मैं इससे मिला हूँ। क्या इन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया है। पुलिस कहती है कि हमें नहीं लगता कि इन्होंने किडनैप किया, जबकि हमें लगता है कि तुम्हारी वाइफ का इनके साथ कुछ तो रिश्ता था। ये सुन के आरिसु परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें आखिर पता भी कैसे नहीं चला, तुम्हारी वाइफ और यही होटल में मिलने वाले हैं, क्योंकि तभी उस फुटेज में वो दोनों साथ में वहाँ से निकलते हुए दिखाई जाते। अब आरिसु परेशान है और गुस्से में है। वो सीधा उस यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। वो कहता है मुझे प्रोफेसर के बारे में जानना है, वो लास्ट टाइम मेरी वाइफ के साथ में थे। और एक लेडी बताती है कि प्रोफेसर नहीं है। तभी वो के ऑफिस में लेके जाती है। वो कहती है कि वो आफ्टर लाइफ पर रिसर्च कर रहे थे। वो कुछ ऐसे सेमिनार अटेंड कर रहे थे जो इलीगल है। उनकी रिसर्च नेक्स्ट लेवल तक आ गई थी, मानो वो पागलपन पर पहुंच गए थे। वो लेडी उससे कहती है कि वो रिसर्च करते हैं, मगर आज तक इससे पहले उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। तभी आरिसु को उसकी टेबल एक SD कार्ड रखा हुआ मिलता है, साथ ही उसागी की फाइल्स रखी हुई थी। वो SD कार्ड था एक इंटरव्यू का। जैसे ही SD कार्ड को लैपटॉप में चलाया जाता है तो उसागी बताती है कि उसको रोज रात को अजीब सपने आते हैं। यूजी पूछता है किस तरह के सपने। वो कहती है हर रात को मैं अपने पिता को देखती हूँ, वो सेम सपना रोज आता है और वो पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे देते हैं। यूजी पूछता है कि आपके पिता और आपके बीच अनबन थी, तो उस पर उसागी मना कर देती है। यूजी कहता है कि हो सकता है तुम अपने पिता को कभी अलविदा नहीं बोल पाई, इस कारण से तुम परेशान हो। क्या कोई ऐसी बात जिसका तुम्हें पछतावा हो और तुम बताना चाहती हो। उसागी बताती है कि ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। यूजी पूछता है अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं। और ये सुनकर आरिसु भी परेशान हो जाता है कि उसागी मना कर देती है। वो कहती है कि जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में होश आया, मेरी ज़िंदगी बहुत फास्ट चलने लगी। मेरी स्टोरी को धीरे धीरे आगे बढ़ना था, लेकिन वो एकदम से फास्ट हो गई। मेरी शादी हो गई बस घर पे ही। अपने हस्बैंड को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती मैं। अब ये सुन के आरिसु का दिल टूट जाता है कि उसकी वाइफ उसको सच नहीं बताना चाहती। क्या वो उस पर भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि ये सब इतना जल्दी हो गया कि मैं शादी के बाद कभी संभल ही नहीं पाई, लेकिन आज भी अपने पिताजी के साथ फंसी हूँ। वो सारे सपने बिल्कुल हकीकत जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो अभी भी उस जगह जिंदा हूँ। चाहे मुझे दर्द हो, चाहे मुझे आंसू आए, चाहे मुझे अपने पिताजी को मरता हुआ देखना पड़े। यह एक नाइटमेयर भी है, पर वो उस जगह पर जिंदा है, तो मैं उस जगह पर जाना चाहूँगी। वहीं आरिसु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह अपने घर जाने लगता है। तभी उसे टनल में रोशनी दिखाई देती है और वहाँ एक शख्सियत नहीं थी, मगर दूसरी बार रोशनी होती है तो वहाँ एक शख्सियत आ जाती है और वह कोई और नहीं बांदा था। बांदा धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और कहता है आरिसु तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तुम्हारी मदद के कारण ही मैं इस जगह पर सिटीजनशिप मिली। मैं तुमसे मिलना चाहता था। यह बताओ आरिसु, क्या तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जाना।
कोई बात नहीं, तुम्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा, तुम भी उस दुनिया में वापस लौट आओगे। तभी वो अपनी जेब से कार्ड निकालता है और आरिसू की जेब में डाल देता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी उस गेम के अंदर खेल रही होगी। उस कार्ड के साथ ही वो कहता है चलो इन गेम्स की शुरुआत करते हैं। तभी एक रोशनी पड़ती है और आरिसू को बॉर्डरलैंड का कुछ सीन याद आता है। तभी आरिसू परेशान हो जाता है और बांदा एकदम से गायब हो जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसमें कार्ड निकलता है और वो कार्ड चौका लगाता है। तभी उसको एक कॉल आता है जो हॉस्पिटल से था। वो भाग कर जाता है, कहता है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं देखो वो कोमा में है और किसी भी वक्त उसको दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर उससे मिलता है और उसे बताता है कि उसके ब्लड में एक ड्रग्स पाया गया है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है साथ ही वो प्रेग्नेंट भी है। और एक बात शायद आपकी वाइफ को भी पता नहीं था क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, जस्ट एक हफ्ता हुआ है। वहीं आरिसू उसागी का हाथ पकड़ लेता है। तभी साइड वाले पर्दे को हटाया दिया जाता है और वहाँ पर यूजी लेटा हुआ था। आरिसू को अब तक ये लगता था कि शायद उसका पैर यूजी के साथ चल रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अभी दोनों ही बेड पर लेटे हुए हैं, दोनों ही अपनी जिंदगी में होश में नहीं है। वहीं पुलिस आरिसू को बोलती है कि वह उन्हें कुछ सामान देना चाहती है। आरिसू कहता है आप लोग कहना चाहते हैं कि मेरी वाइफ उस मास सुसाइड में शामिल हो गई उस आदमी के साथ। पुलिस बताती है कि वो आदमी किसी टाइप का सेमिनार अटेंड कर रहा था। पहले वो एक होटल के जाता है जहाँ पर वह सेमिनार के लिए जाता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है हो सकता है आपकी वाइफ किसी हादसे का शिकार हो। अब ये बात सुनती आरिसू को गुस्सा आ जाता है कि यही तो मैं उस वक्त भी आपको बता रहा था कि वो किसी से कांटेक्ट में नहीं है, वो किसी मुसीबत में फंसी होगी, लेकिन आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्लीज आप एक बार अपनी वाइफ का सामान देख लीजिए, अगर इसमें कुछ भी आपको मिलता है तो आप मुझे बताइए। आरिसू सामान को देखने लगता है, उसमें वही सामान था, ग्रीन कलर का पेन भी था जो आरिसू उसागी को पसंद आया था। लेकिन तभी उसकी नजर एक कार्ड के ऊपर पड़ती है। जब उस कार्ड को पलटकर दिखता है तो वो जोकर कार्ड था। आरिसू को अब कुछ चीजें समझ में आने लगी थी। वो पुलिस को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। आरिसू पुलिस को बताता है इसमें कोई भी सामान अजीब नहीं है। पुलिस बताती है यह कार्ड उस रियूजी के जेब से भी मिला था। तभी आरिसू को कुछ पुराने क्षण याद आने लगते हैं जो रियूजी ने उससे कहा था कि वह सब कुछ बता सकता है जिस पर आम लोग विश्वास नहीं कर सकते। अब सीन चेंज होता है और आरिसू हमें एक बिल्डिंग में जाता हुआ दिखाई जाता है। उस ऑफिस के बाहर एक बच्चा जमीन पर ट्रेन के साथ खेल रहा था। वो उस ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ एन बैठी। वह एन को बताता है कि देखिए मेरी वाइफ इस वक्त कोमा में है और वो साथ में प्रेग्नेंट भी है, किसी भी वक्त उसको दिल का दौरा पड़ सकता है। मेरे पास समय नहीं है और कोई शख्सियत थी जिसने मुझे ये जोकर कार्ड दिया। तुमने भी मुझे उस दुनिया के बारे में बताया है जहाँ गेम्स खेले और लड़े, वहाँ जीत कर जिंदा बच गए। सेम ऐसी ही चीज किसी और ने भी मुझसे कही थी। मैं अपनी बीवी बच्ची बचाने के लिए उस दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब बहुत अजीब है, लेकिन अगर कोई भी जरिया है जिससे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। एन सिर्फ इतना कहती है 2 मिनट। यह सुनकर वह कंफ्यूज हो जाता है। 2 मिनट? जब किसी इंसान की धड़कन रुक जाती है, वापस धड़कन को शुरू होने में 2 मिनट का समय लगता है, यानी दिल की धड़कन को रुकने के बाद डेथ होने तक के बीच में 2 मिनट का समय, और उसी समय इंसान बॉर्डरलैंड में जा पहुंचता है। तुम्हारे पास 2 मिनट है आरिसू, जाओ अपनी बीवी बच्चों को बचा लो। 2 मिनट मैं ये सब कैसे करूँगा? एन उसको बताती है लास्ट टाइम जब हम बॉर्डरलैंड गए थे तो हमने वहाँ पर बहुत लंबा समय बताया था जो रियल दुनिया में 1 मिनट था। बेशक हो सकता है यहाँ 2 मिनट हो लेकिन वहाँ पर अनंत समय हो। ये लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है। लेकिन आरिसू कहता है कि अगर मैं 2 मिनट में वापस नहीं आया तो क्या होगा? एन कहती है कि तुम मर जाओगे। इस चीज को मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया और अगर तुम मारे गए तो इस चीज की जिम्मेदार मैं होंगी। लेकिन तभी आरिसू को एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है जो हॉस्पिटल से है। उसागी को दिल का दौरा पड़ा था, यानी अब आरिसू के पास सिर्फ 2 मिनट थे। आरिसू कहता है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है। एन फटाफट ड्रॉअर में से एक ड्रग्स निकालती है जो आरिसू को लगा देती है। वो पूछती है आरिसू कुछ हुआ? लेकिन आरिसू परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। आरिसू बेचैन हो जाता है। वो फटाफट घड़ी की तरफ देखता है और कहता है हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वो घड़ी की सुई हिल ही नहीं रही थी, घड़ी रुकी हुई थी। ये घड़ी तो रुक गई। हे एन, कहाँ हो तुम? उसकी आंखों के सामने सब कुछ रुक गया था, सब कुछ गायब हो गया था। रूम से बाहर निकलता है तो बच्चा भी गायब हो जाता है, सिर्फ उसकी ट्रेन होती है। पूरा हॉस्पिटल, पूरी बिल्डिंग, सब कुछ खाली था। धीरे धीरे वो एग्जिट डोर की तरफ जाता है। एक बोर्ड था जिस पर लिखा था गेम रेडर नेपर शुरू होंगे, जो यहाँ से 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। बिल्डिंग से बाहर निकलता है और सड़क पर जाता
जाता है। चारों तरफ अंधेरा है। अभी भी गेम 6 किलोमीटर दूर था। वो इतना लंबा सफर करते हुए उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ गेम खेलने वाला है। एक मंदिर की तरफ जाता है। जैसे ही उस दरवाजे पे पहुंचता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर कदम रखता है तो वो लेजर रेड ब्लू हो जाती है। सभी प्लेयर्स उसको मुड़कर देखते हैं। दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि गेम को खेलने के लिए सभी प्लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और गेम अब शुरू होता है। यहीं पे एपिसोड एंड